नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री कक्षा। मैं ऋचा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज बच्चों हम लोग पीरियोडिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे और इसके ट्रेंड जानेंगे और इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। फर्स्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स क्या होता है आप लोग ये समझिए। वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो उसका ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका एक्चुअली में ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का फर्स्ट क्या है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल आपने देखा है ऐसा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सेकंड है जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये इसका नॉर्मल ट्रेंड है या जिसको बोलते हैं अपन जनरल ट्रेंड। नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ानी पड़ती है हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होती है, मतलब कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कारण क्या होता है बेटा, तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो इसे अगर कंपेयर करते हैं 14th ग्रुप का एक एलिमेंट ले लो आप, कार्बन। ठीक है, और एक आपका हेलोजन ले लो, मतलब फ्लोरीन ले लिया। अगर दोनों के आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। साइज का डिफरेंस होता है बेटा, साइज का डिफरेंस कैसा होता है कि फ्लोरीन साइज में छोटा होता है। मैंने एटॉमिक आपके पीरियोडिसिटी में एटॉमिक रेडाई का ट्रेंड आपको बताया था कि फ्लोरीन छोटा होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो उसका उल्टा होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसका होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसके सेकेंड शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका होता है 2s2 2p5, मतलब इसके सेकेंड शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे पर नंबर ऑफ शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बेटा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ज्यादा खींचना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम में डिक्रीज क्यों होती है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में दूरी बढ़ जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप को अपन लेंगे, सपोज मैंने लिया सोडियम और आपका ले लिया सीजियम। सोडियम है 11, सीजियम है 55। देखिए साइज में बहुत फर्क आ जाएगा। सोडियम कुछ ऐसा बनेगा, इतना बड़ा, तो आपका सीजियम बहुत ज्यादा लार्ज साइज हो जाएगा इसका। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है ना, दोनों के अब देखिए प्रोटॉन और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन आपका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है ये, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, इसके बीच का डिस्टेंस देखिए, और यहाँ पे प्रोटॉन और इसके बीच का डिस्टेंस देखिए। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा उसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा बच्चे तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इससे टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ट्रेंड है। अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं बेटा, बहुत जरूरी है एक्सेप्शन इसका देखना। ठीक है, तो जब अपन सेकंड पीरियड की बात करेंगे, सेकंड पीरियड में आप सेकंड पीरियड में जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे तो पहला होता है, देखो बेटा इधर से अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि सेकंड पीरियड वालों का पहले आप सीक्वेंस लिखिए। तो सीक्वेंस लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा तो लिथियम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम के बगल वाले ग्रुप में आएगा आपका बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ठीक है, अब देखिए एक और है कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में जो नोबल गैसेस है उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। मतलब इस ग्रुप में नियॉन का सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, मैं रीजन बता रही हूँ। एक तो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, दूसरा रीजन ये है
कि इनका तो आउटर मोस्ट मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ट्रेंड तो बोलता है कि लिथियम का कम, फिर बेरिलियम ज्यादा, बोरॉन ज्यादा, फिर से ज्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, फिर से ज्यादा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका फेरबदल होगा। क्यों? कारण है, जैसे हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के अब ब्लॉक्स पढ़ते हैं, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। मैं फटाफट आपको बताते जा रही हूँ, जिनको रीजन पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बिना रीजन के आप कुछ रट नहीं सकते, इसलिए मैं बता रही हूँ रीजन। तो एफ ब्लॉक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। तो अगर इसका आधा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, मतलब अगर वो आपका हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड की कंडीशन अगर आएगी बच्चों, तो इसकी स्टेबिलिटी अपने बगल वाले से ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। अगर ये 2 कंडीशन दिख रही है तो आप बगल वाले से ज्यादा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे, तो देखिए लिथियम का तो ज्यादा हो जाएगा बेरिलियम से, लिथियम का सॉरी बेरिलियम से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर तो आप यहाँ पे आप ठीक देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ट्रेंड गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है बेटा, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करने आता है तो इसका होता है 1s2 2s2, ये होता है 1s2 2s2। बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, इसका होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो देखिए इसका आउटर मोस्ट मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इसका तो कंप्लीट है, पर इसका नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक क्रॉस लगा देंगे यू। ठीक है, वैसे ही सेम होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3, मतलब p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, अगर अपन 3 कर दिए तो उसका हाफ फील्ड हो गया। तो इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन की तुलना में इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है ऑक्सीजन का 2p2 2p4, तो ये हाफ फील्ड से ज्यादा है, ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो यहां पर भी आप ऐसा क्रॉस लगा देंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस अब आप इसको लिख लीजिए आराम से। लिथियम, लिथियम के बाद आ जाएगा आपका बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। अब लगा दीजिए। ठीक है, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज का साइन हमने लगा दिया। ये सेकंड पीरियड का आपका ट्रेंड हो गया, कुछ भी नहीं करना था, मैंने रीजन आपको बता दिया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कंडीशन देखेंगे। अगर या तो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके बगल वाले के कंपैरिजन, मतलब उसके आगे वाले के कंपैरिजन में। आगे वाला पहले आ जाएगा और वो उसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ये तो सेकेंड पीरियड की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे थर्ड पीरियड की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में कौन आएगा? तो लिथियम ले लिया था, लिथियम के बाद आता है आपका सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम। फिर उसके बाद बेरिलियम फैमिली में आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद बोरॉन फैमिली में आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक, उसके बाद कार्बन फैमिली आती है, तो कार्बन फैमिली में आएगा Si सिलिकॉन। फिर उसके बाद आती है आपकी कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, तो इसमें P आ जाएगा, फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली तो सल्फर आ जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन फैमिली तो क्लोरीन आ जाएगा, और उसके बाद नियॉन के बाद आ जाएगा आर्गन। ठीक है, नियॉन के बाद आ जाएगा आर्गन। जनरल ट्रेंड आपका क्या बोलता था कि इसको बढ़ा दीजिए, इंक्रीज हो जाएगा तो आर्गन ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, इस तरह का जनरल ट्रेंड था। लेकिन अपन जनरल ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम बेरिलियम फैमिली से था, हाँ इसका एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, यहाँ पे ट्विस्ट लगा दिया। वैसे ही फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, मतलब हाफ फील्ड है, तो फॉस्फोरस को यहाँ पे कर दिया, सल्फर को यहाँ पे कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। अब लिखिए, तो ये सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। लगा दीजिए ट्रेंड कैसा है उसका, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ये आपका थर्ड पीरियड का ट्रेंड हो गया। आप लोग इसको पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। अब टॉप टू बॉटम में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन देखेंगे तो सबसे पहले तो नोबल गैसेस जो है उनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट ट्रेंड है, आगे मैं आपको बताती हूँ।
एक होगा एक्सेप्शन में इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। फर्स्ट एक्सेप्शन यही है, सेकंड आप देखेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है कि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, ठीक। अब सेकंड में आप देखिए, जैसे कि अपन बोरॉन फैमिली में जाते हैं ना, तो ये आता है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है कि ये डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। यहाँ पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो गैलियम का एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। पर यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब बोरॉन फैमिली का कुछ ट्रेंड है जो हम लोग देखते हैं। बोरॉन फैमिली का ट्रेंड आपको याद रखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा बेटा एक डब्लू, लेकिन डब्लू जो है वो सामान्य डब्लू नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का डब्लू बनेगा, ये ऐसा कुछ बैंक सा। ठीक है, ये हमने बना लिया एक डब्लू। ठीक है, अब लिखिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट आते हैं। तो बोरॉन बाल या बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे याद करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए इसके ट्रेंड। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करिए आप, ये। ठीक, अभी खींचिए इसके लिए, ये एक डैश लगाइए, ये ऊपर चला गया। उसके बाद आएगा आपका थैलियम वाला, ये। उसके बाद आएगा आपका गैलियम वाला, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम वाला, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका इंडियम वाला। ठीक है, ये इसका ट्रेंड है। मतलब इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, तो आप देखिए सबसे पहले आएगी बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा बोरॉन की। बोरॉन के बाद कौन दिख रहा है आपको, थैलियम दिख रहा है, तो सेकंड में आ जाएगी थैलियम की। थैलियम के बाद कौन दिख रहा है, गैलियम, तो उसके बाद आएगी Ga की। उसके बाद आ रहा है आपका एल्यूमिनियम, तो उसके बाद आएगी एल्यूमिनियम की। एट लास्ट आएगी आपकी इंडियम की। ये ट्रेंड फॉलो करती है बोरॉन फैमिली। कुछ नहीं करना, एक डब्लू बनाना है कुछ ऐसा, और उसके बाद आपको उसका नॉर्मल उसके जो जो आपके एलिमेंट्स है उसको लगा देना है और उसका ट्रेंड फॉलो करके ऐसे लिख देना है। एक्सेप्शन है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये बोरॉन फैमिली है, ये इसका ये ट्रेंड ये फॉलो करेगा। आप लोग पॉज करेंगे और नोट करेंगे। उसके बाद अगर 5D 3D और 4D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो भी एक एक्सेप्शन होता है, वो भी देख लेंगे आप। जब 5D 4D और 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बेटा तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी 5D के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, उसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, उसके बाद 4D के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। ये भी एक एक्सेप्शन है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ ट्रेंड है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक्सेप्शन इन्वॉल्व है, आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, आपसे बनती जाएगी चीजें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के पीरियोडिसिटी के जो भी ट्रेंड्स है उसको लेके आएंगे। थैंक यू आपका समय देने के लिए।